नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम द पंडित्स का जो मॉक है, लाइव मॉक प्रो मॉक 8, इसका सोल्यूशन करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हैं। तो जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम उसको स्किप कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि 360 डिग्री एनालिसिस के अंदर इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा है तो आप इसको स्किप कर दो। देखिए, स्किप करने के पीछे जो लॉजिक होता है ना कि जितना डुएबल है ना उतना तो हो ही जाना चाहिए, जितना डुएबल है उसमें से कम नहीं होना चाहिए। बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आके हम इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसा एग्जाम में आपका अप्रोच होना चाहिए। स्किप करने से पहले जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि अरे ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का है, इतना सिंपल क्वेश्चन या फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें स्किप क्यों करना पड़ रहा है, इसको लेके ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें है कि एक फ्रूट सेलर है जो मैंगोज बेचता है और बनाना, मतलब उनके पास आम एंड केले हैं, और इस तरीके से बेचता है कि जब वो 35 बनाना बेच रहा है तो उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मैंगोज के बराबर है। एंड जब वो 35 मैंगोज बेच रहा है तो उसको लॉस हुआ है, और ये लॉस जो है 15 बनाना के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ध्यान देना है, जो भी लॉस हुआ है वो बनाना के सेलिंग प्राइस के बराबर है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो मैंगोज के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 7 मैंगोज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। साथ में दिया है कि इस ट्रांजेक्शन में, इन दिस ट्रांजेक्शन, जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट। पहले केस में आपने देखा होगा इसे प्रॉफिट हुआ है, दूसरे केस में लॉस हुआ है, तो दोनों का जो परसेंटेज है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। अगर रेशियो ऑफ पर यूनिट कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना एंड मैंगो 1:2 है, तो हमें बताना है रेशियो ऑफ पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो एंड बनाना क्या होगा। ये क्वेश्चन स्किप कर देना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बनाना एंड मैंगोज, इसका जो कॉस्ट प्राइस है, रेशियो क्या दिया है कि बनाना के 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस है 1 यूनिट, तो मैंगो का कितना है 2। सिंपल रखने के लिए 1 एंड 2 को हम x एंड 2x अज्यूम कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बनाना का कॉस्ट प्राइस x है और एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया है आपका 2x। कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो मान लेते हैं जो बनाना का सेलिंग प्राइस है वह क्या है आपका b, एंड जो मैंगो का सेलिंग प्राइस है वो क्या है m। पर यूनिट का हमने b एंड m मान लिया। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला पार्ट बोला था कि इसमें आपने 35 बनाना बेचे हैं, तो देखो जब 35 बनाना बेचोगे तो आपको जो मिलेगा वो 35 बनाना का कॉस्ट सेलिंग प्राइस मिलेगा, 35 में b मिला। अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ होता, ये जो 35 का आपका जो सेलिंग प्राइस है ना वो 35 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। 35 का कॉस्ट प्राइस कितना है 35x, तो 35x हमने लिख लिया। लेकिन इसमें आपको हुआ है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मैंगोज का। 7 मैंगोज का सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक मैंगो का m है तो इसका कितना हो जाएगा 7m। तो ये चलो ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरे केस में आपने 35 मैंगोज बेचा है, तो 35 मैंगोज का सेलिंग प्राइस 35m होना है। अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हुआ होता तो ये 35 का सेलिंग प्राइस 35 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता। अब एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस है 2x, तो 35 मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 70x। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आपको हुआ है लॉस, कितना का 15 बनाना के सेलिंग प्राइस। 15 बनाना का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15b, हमने -15b लिख लिया। ये है पूरा सिनारियो। हालांकि हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने आपने कोई इक्वेशन बना के दिखाई। इसके बाद आता है कि जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट है ना वो इक्वल है। पहले केस में प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बोलोगे कि 7m का प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, बोल के 35x कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट परसेंट है तो इंटू कर दिया 100, ये बराबर है लॉस परसेंट के। लॉस कितना हुआ है सेकंड केस में 15b का। यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है 70x, तो हमने 70x लिख दिया और इंटू का 100 गया 35 दूना 70। यहां से आप m एंड b क्या होगा, मैंगो एंड बनाना का सेलिंग प्राइस का रेशियो देखोगे तो 15 एंड 14 आ गया। तो आप देख रहे हो कि हमने आपको जस्ट वो इक्वेशन बना के दिखाया कि ताकि आप समझ पाएं कि कैसे होता है चीज़ें। ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट, ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है आपका लॉस। इन रियलिटी हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं थी। तो आंसर जो आ रहा है 15:14 आ रहा है। और किसका किसका चाहिए, सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो एंड बनाना। मैंगो का 15 है, बनाना का 14 है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अच्छा था,
यहाँ से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे देखिए दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया, सेंटर O है, D एक पॉइंट है, माइनर आर्क BC पे, CBD का वैल्यू 40 डिग्री है, तो BCD का वैल्यू बताना। कोई बात नहीं, आराम से हमने एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिया। हो गया सर्कल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, मतलब हर एक जो एंगल होगा ना यहाँ पे वर्टेक्स वाला, वो तो 60 डिग्री होना है। ABC हो गया। अभी बोलता है BC जो माइनर आर्क है उस पे एक पॉइंट D लेना है, तो हमने कहीं पे ऐसे D ले लिया। अब B, D एंड C को ऐसे आपने ज्वाइन किया। क्वेश्चन में दिया है कि CBD का वैल्यू 40 डिग्री है। CBD ये वाला एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, और निकालना है BCD ये वाला एंगल जो थीटा है ये निकालना। कोई दिक्कत है? बोले कि नहीं, अगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है एंगल A होगा 60 डिग्री, चलेगा। अब देखो ABDC ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 माइनस 60, मतलब हो गया 120 डिग्री। पता चल गया कि एंगल A वाला कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। अब देखिए BCD ये तो है आपका क्या ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करके कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एक एंगल है थीटा, एक एंगल है 40 और एक एंगल है 120, सब मिलकर होना चाहिए 180 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया आपका 20 डिग्री, तो सही आंसर आना है 20 डिग्री। हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? आगे चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है मूवीज देखने वालों के बीच, टोटल 1200 पीपल ने आंसर किया है। फिर उसको पाई चार्ट में डिनोट किया गया है। द नंबर इन पाई चार्ट आर द रेशियो, रेशियो के फॉर्म में नंबर दिया हुआ है। एक डायग्राम को स्टडी करना है, फिर आपको आंसर देना है। क्या आंसर देना है? ये बोल रहा है कि 20% जो लोग कॉमेडी देखते थे उन्होंने अपना पसंद चेंज करके ड्रामा कर दिया, मतलब एक कॉमेडी से ड्रामा पे चले गए, कॉमेडी एंड ड्रामा पे चले गए। फिर बोलता है देन डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल जो रोमांस देखते हैं, मतलब रोमांटिक मूवी जो देखते हैं, एंड 150% ऑफ पीपल जो ड्रामा देखते हैं। एक बात बताइए, पहले हम देखते हैं कॉमेडी कितना देखते थे। कॉमेडी के लिए है 13, तो ये 13 यूनिट पहले कॉमेडी देखते थे। पहले ड्रामा कितने देखते थे? रोमांस से जस्ट पहले ड्रामा, मतलब रोमांस के पहले ड्रामा होता है, ये है 11। एंड रोमांस देखने वाले कितने हैं आपके? मात्र 9, मतलब कॉमेडी देखने वाले यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। और ठीक है, एक्शन, साउथ इंडियन मूवी एक्शन, तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। कॉमेडी का 20% ड्रामा में चला गया, तो 13 का 20% कितना होगा 13/5। तो अब जो ड्रामा है, ड्रामा में टोटल कितने लोग हो गए हैं? देखिए 11×5 = 55 और 13 मिलकर होता है 68। 68/5 लोग जो है वो ड्रामा देख रहे हैं। रोमांस देखने वाले अभी भी कितने हैं? 9। हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। 150% ऑफ पीपल जो ड्रामा देखते हैं, तो देखिए 150% का मतलब होता है 3/2। 68/5 यूनिट लोग ड्रामा देख रहे हैं, इसका 150% है 3/2 में से आपको इस 9 को माइनस करना पड़ेगा। ये कितनी बार में जा रहा है? 2 से करेंगे तो 34 बार में ना, 34 तिहाई 102, 102, हाँ 102 को 5 से करेंगे, 102 को 5 से करेंगे, या फिर ऐसे कर लेते हैं ना, 102 में से 45 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, और 9 में से 57, 57/5 आ रहा है। चलो ठीक है, 57/5 यूनिट आ गया। अभी हमें 50/7/5 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? और यहाँ से टोटल कितना रहा देखिए, 13 एंड 16 मिलकर होता है 29 एंड 4, 33 एंड 7, 40 एंड 20, 60। ये जो 60 यूनिट है ना, इसका वैल्यू है टोटल 1200। एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 20। तो इसको हम 20 से गुना कर लेंगे, ये 4 बार में जाएगा, यहाँ से आ गया 228। तो जो डिफरेंस है ये आया है 228 का, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। अच्छा एक बात, अगर इसने तो पूछा नहीं, अगर कॉमेडी में बचेंगे कितने, तो चूंकि 1/5 चला गया है तो 4/5 बचेगा, तो कॉमेडी में बचते कितना? 13 का 52/5, इतने बच जाएंगे कॉमेडी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें है कि एक बोट 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 6 आवर्स में, और सेम बोट जो इन सेम टाइम, मतलब उतने ही 6 आवर्स में, ये 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकता है। तो हमें बताना है कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में से कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए जो कुछ तरीके होते हैं जैसे शिफ्टिंग वगैरह, उसका हम यूज करते हैं। उसका यूज करते हैं जनरली जब इन दोनों का जो सम है वो इक्वल हो।
अदरवाइज जो नॉर्मल मेथड है उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, एंड 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई। इसमें टाइम लग रहा है आपको 6 आवर, जो कि इक्वल है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब कि x माइनस वाई, एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई। टोटल टाइम कितना लगा है? 6 आवर्स, यही है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपस्ट्रीम में कितना का चेंज हो रहा है? 9 का, 1 मिनट, तो यहाँ से आ जाएगा 9/x माइनस वाई, एंड डाउनस्ट्रीम में कितना का चेंज हो रहा है? 11/x प्लस वाई। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x/y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10/1। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अगर हमें एक्चुअल स्पीड निकालना है तो ये पुट करके देखना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं तो ये 36/9 आएगा, एंड 22/11 आएगा। ये कितना आ गया? 4 + 2 6। मतलब कि जो अपस्ट्रीम का स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर होगा, एंड डाउनस्ट्रीम का स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर। ये निकल के आ गया है। आपको चाहिए 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो इसमें कितने लगेंगे? 4 आवर्स, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इसमें कितने लगेंगे? 4 आवर्स। टोटल टाइम कितना हो गया? 8 आवर्स। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, और पहले गो में अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन ज़्यादा होगा तो स्किप कर दीजिए। ध्यान दीजिए, स्किप करने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना, कैसे करेंगे? और ऊपर जो दिया है कि √29.16, 22916 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? ये तो होना चाहिए 54, तो न्यूमरेटर में आएगा 5.4, डिनोमिनेटर में क्या है? 11664। ये हो जाता है आपका 108, इसका स्क्वायर रूट होता है, लेकिन डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 1.08 आ गया। प्लस ऊपर कितना है? ये आ जाएगा 0.54, नीचे हो गया आपका 116.4 है ना, तो 10.8 आ जाएगा, 10.8। प्लस ऊपर देखिए कितना आएगा? ये 36, नीचे कितना आ जाएगा? मतलब 100 डिवाइड करने के बाद नीचे 100 आ जा रहा है, तो ये 1/10 हो जाएगा, 100 ही आ जाएगा ना। हाँ हाँ, ऊपर हम 100 से गुना करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितनी बार में जाएगा? 2। ये भी कितने में जा रहा है? 2 में जा रहा है। लेकिन अगर आप डेसिमल को ध्यान से देखेंगे तो नीचे 2 डेसिमल है, ऊपर 1 डेसिमल है, ये 10/2 हो गया। प्लस ऊपर 2 डेसिमल है, नीचे कितना है? 1 डेसिमल, ये 1/20 हो गया, और ये हो गया 1/10। ये 5 + 0.05 + 0.1, ये वैल्यू आ रहा है 5.15। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? आगे चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें है आपका कि पोल का लेंथ है 7 मीटर, और इसको एक वर्टिकली टॉप टावर के ऊपर फिक्स किया गया है। मतलब कि ऐसे करके एक सीन है, इसमें एक टावर है, एंड ऊपर का जो 6 मीटर है ना, ये है आपका क्या? पोल। पोल का लंबाई कितना है? सॉरी 7 मीटर, एंड नीचे है आपका टावर। और क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड जो है 60 डिग्री है। मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट होगा, यहाँ से अगर टॉप ऑफ पोल को अगर आप देखोगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री का आ रहा है। यहाँ पे ये हो गया 60 डिग्री, चलो चलेगा। फिर क्या बोलता है कि एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। मतलब कि ये जो टॉप ऑफ टावर है ना, यहाँ से जब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो तो ये कितना आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है। किसका? सेम पॉइंट का। ये हो गया 45 डिग्री। हमें निकालना क्या है? हमें बताना हाइट ऑफ टावर कितना हो। कोई बड़ी बात नहीं, अगर 45 डिग्री है, हाइट ऑफ टावर h मानेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये भी h हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा कितना हो गया? h + 7। यहाँ पे 60 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि tan 60 जो है ना, जिसका वैल्यू होता है √3, ये हो गया आपका h + 7 / h, यही ना। इधर से कितना हो जाएगा? h, फिर √3 - 1 का वैल्यू हो जाएगा 7। h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/2 × √3 + 1, कितना ही आएगा ना? हाँ, इतना ही आएगा। तो √3 + 1 का मतलब कितना हो गया? 2.732 ना, √3 + 1। इसको 7 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 7 दूना 14, 7 तिया 21, 1 22, 49 और 2 51, और 14 एंड 5 19, तो 19.124। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, 2 5 10, 1 11, 2 6 12, 2, इतना। ये हो गया h का वैल्यू। आपको क्या चाहिए? हाइट ऑफ
टावर ही चाहिए था, तो ये आ गया 9.562, सही आंसर आ गया आपको ऑप्शन नंबर 2। ये बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, उम्मीद है ये क्लियर होगा। आगे चलिए, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक रोड को कंप्लीट करने के लिए 60 डेज लेता है और उसने टोटल 70 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय किया है। 25 दिन बाद उसे पता चला कि अरे काम तो अभी 1/4 ही हुआ है, तो ऐसे ही चलेगा तो 25 चौका 100 दिन लग जाते। अब उसे और भी लेबर इंक्वायर करना है, मतलब और भी लेबर को क्या किया, वो जॉब पे रखेगा ताकि काम जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है ना, आपको ध्यान में रखना है एक चीज, M1 फिर D1 और H1 डिवाइडेड बाई W1 ये कांस्टेंट होता है, M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। यहाँ M1 क्या है, मैन पावर, और D1 क्या है आपका, कितना दिन के में काम करेगा माफ कीजिएगा, H1 एक दिन में कितना घंटा काम करेगा, एंड W1 कितना काम कंप्लीट हुआ। ठीक, यह M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2 के बराबर होगा। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, आपको पता है कि 70 लोग 25 डेज जब काम किए तो मात्र 1/4 ऑफ काम कंप्लीट कर पाए। तो 70 लोगों ने 25 डेज तक काम किया है और 1/4 ऑफ काम कंप्लीट हुआ है। मान लेते हैं टोटल अब M2 लोग लगेंगे, काम कितना कंप्लीट करना है, बाकी का 3/4 काम कंप्लीट करना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है। टोटल जो टास्क है वो 60 डेज में कंप्लीट होना था, 25 डेज चला गया है, बचा कितना, बोले कि 35 डेज बचा है, हमने यहाँ पे 35 लिख दिया, बस 4 से 4 चला जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। तो आगे देखेंगे 3 दूना 6, 25 छक्का 150, जो M2 है ना वो कितना गया, 150 होना चाहिए, मतलब टोटल 150 एम्प्लॉयज जब 35 डेज तक काम करेंगे तो 3/4 काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इनिशियली थे 70 लोग ही, चाहिए टोटल कितना 150, तो एडिशनल कितने आपको लगेंगे, 80 लोग और लगेंगे। समझ गए, देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। आप ये वाला चीज ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये हो ही सकता था ना कि डे के साथ आवर भी प्रोवाइड कर दे कि पर डे कितना काम करना है, तो उसमें ये आपको चीजें काम आ जाती। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन को भी पहली बार में स्किप करना है, बिना डिले किए हुए स्किप कर देंगे, बाद में आकर आप इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या है, ये जो डायग्राम है इसमें PS एंड ST इक्वल है, PS एंड ST ये दोनों इक्वल हो गया, फिर SQ एंड SR बराबर है, SQ एंड SR ये बराबर है, और कुछ इक्वल दिया है PST, मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, QSR ये वाला एंगल के बराबर। अब दिया है कि PT का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है एंड TQ का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ RQT, ये RQT ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, RQT ऐसे करके, इसका पेरीमीटर कितना दिया, 41 सेंटीमीटर। हमें QR का वैल्यू बताना है, तो 12 7 19 6 26 और 15, 15 आंसर होना चाहिए। कैसे होगा देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, हम जो दो ट्रायंगल के बारे में बोल रहे हैं वो ट्रायंगल पे आप ध्यान दीजिए। ये जो बीच का एंगल है ना, अब इस पे फोकस करो। एक ट्रायंगल हम आपको दिखा रहे हैं कि एक ट्रायंगल है SPQ, एक ट्रायंगल देखिए SPQ, मतलब कि इन ट्रायंगल SPQ एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है आपका क्या, ST एंड R, ये जो ट्रायंगल है STR, इसको देखना है, ट्रायंगल STR। क्या हम बोल सकते हैं SPQ का जो PS है वह STR के ST के बराबर है, बोल के बोल सकते हैं। SPQ का जो SQ है वो STR के SR के बराबर है, ये भी बोल सकते हैं। अब जो ध्यान देना है कि देखो ये दोनों एंगल ना पहले से इक्वल है, ये दोनों एंगल पहले से इक्वल है, दोनों एंगल में अगर हम बीच वाला पार्ट इक्वल करेंगे तो भी इक्वल ही होगा, है ना। ये दोनों पहले से इक्वल है, दोनों में 5 ऐड करेंगे तो इक्वल प्लस 5 इक्वल टू इक्वल प्लस 5। इसका मतलब कि एक ट्रायंगल का जो एंगल है PSQ, दूसरे ट्रायंगल का एंगल आ रहा है आपका एंगल PSR, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। देखिए PSQ क्या हो गया, PSQ ए वाला एंगल, फिर TSR क्या होगा, ए वाला एंगल, ये दोनों आपस में हो गए इक्वल। अब इक्वल होते ही TSR था, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल SPQ एक कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल SP किसके बराबर था, ST कितना, STR, और SQ SR के बराबर, हाँ ठीक। अब फिर बोलोगे कि इसका फायदा क्या हुआ दोस्त, ट्रायंगल क्यों हो गया कॉन्ग्रुएंट, SAS कॉन्ग्रुएंसी एक होता है, उसके तहत कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होते ही बाकी का जो साइड है वो भी बराबर होगा, तो बोलेंगे कि बाकी का साइड क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो PQ है ना वह RT के बराबर हो जाएगा,
पी क्यू, ये किसके बराबर हो गया, टी आर के बराबर। पी क्यू का वैल्यू 12 + 7 कितना है 19, तो ये भी हो गया 19। आप बोलोगे कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टी आर है ना इसका वैल्यू भी 19 आ गया। हमें जो डेटा दिया है वह आर टी क्यू का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ आर टी क्यू ये कितना होगा, देखिए आर टी क्यू में आर टी का वैल्यू कितना है 19, एक और वैल्यू कितना है टी क्यू का वैल्यू है 7, फिर आर क्यू का वैल्यू आपको पता करना है, टोटल मिलकर कितना है 41, आर क्यू का वैल्यू कितना होगा 41 में से 26 गया 15 सेंटीमीटर या 15 यूनिट्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ये जो दो टूल है ये आपको थ्रू आउट द मैथमेटिक्स काफ़ी हेल्प करते हैं। जब भी रेशियो की बात आती है तो हम कॉन्ग्रुएंसी को नहीं यूज करके सिमिलैरिटी के पास जाते हैं, और जब इक्वलिटी की बात आ रही है मतलब कि साइड को साइड से इक्वल करना है, तो वहाँ पे जनरली हम लोग इसके पास जाते हैं, किसका, सिमिलैरिटी के पास, नहीं आप कॉन्ग्रुएंसी के पास जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एक और बात, जो भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो फिगर सिमिलर होगा ही, और जब सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है कि दो स्टेशन है एल एंड एम, इसके बीच का डिस्टेंस है 720 किलोमीटर। एक ट्रेन एल से एम की तरफ जाती है, दूसरा ट्रेन एम से एल की तरफ जाती है। दोनों 24 आवर्स बाद मीट करते हैं। अगर एक का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है दूसरे के स्पीड से, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन क्या होगा। आप एक ऐसे सोचो, एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, एक का स्पीड S1 है, दूसरे का स्पीड क्या है S2 है। तो क्या हम बोलेंगे कि S1 + S2 ये होगा रिलेटिव स्पीड, बोले कि हाँ। अब ये होगा कितना, 720 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलकर 24 आवर में ट्रेवल कर ली है, तो ये मिलकर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, बल्कि ये भी सही है। अब जो है हमें पता है कि जो स्पीड के बीच का डिफरेंस है ना वो कितना है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो फास्टर ट्रेन है 20 की रफ्तार से जाएगी, जो स्लोअर ट्रेन है वो 10 की रफ्तार से जाएगी। इसके बीच का डिफरेंस है आना आपको कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए आ गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हमें बताना है स्लोअर ट्रेन का स्पीड कितना है, तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है कि लैंड, जमीन का जो प्राइस है वो 3 हैंड के थ्रू पास करने के बाद, मतलब जैसे हमने आपको बेचा, आपने कोई पर्सन सी को बेचा, तो टोटल 3 हो गए। सी ने भी किसी पर्सन डी को बेचा, तो हमने कुछ प्रॉफिट लिया, कुछ आपने लिया, कुछ सी ने लिया। ऐसा करके टोटल जो है वो 65% से उसका प्राइस बढ़ गया है। पहले ने 20% का प्रॉफिट लिया, सेकंड ने 25% का प्रॉफिट लिया। तो आपको बताना है थर्ड इंसान कितना % का प्रॉफिट लेगा। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो भी चीज़ें हो रही है वो सक्सेसिव में हो रही है। हमने कुछ प्रॉफिट लिया, उसके बाद आपने कुछ प्रॉफिट लिया, उसके बाद थर्ड इंसान ने कुछ प्रॉफिट लिया। तो अगर ये सक्सेसिव हो रहा है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हमें रेशियो मेथड से सॉल्व करना है। रेशियो मेथड से कैसे, जैसे हमें पता है कि एक ने 20% का प्रॉफिट लिया, मतलब कि 5 का जो आइटम है इसको 6 में बेचा होगा। इसके बाद जो दूसरा आया उसने 25% का प्रॉफिट लिया, तो 4 के आइटम को 5 में बेचा। तीसरा ने क्या किया हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि वह एक आइटम बी में बेचा होगा। ऐसा करके इफेक्टिवली देखे, 5 से 5 कट जाएगा, 4 2 दूना 4 2 3 6, 2A का आइटम कितने में बिक रहा है, 3B में बिक रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम कॉस्ट एंड सेल का रेशियो ले, मतलब 2A इनिशियल प्राइस था, फाइनल प्राइस कितना हो गया 3B। अब ये किसके बराबर है, चूंकि 65% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब 100 का जो आइटम है वह 165 में बिकने लगा है, बोले कि ये भी सही है। और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 से कितना बन जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 2 से 50 वर्ग में। तो आपको दिख रहा है कि 10 का आइटम 11 हो रहा है। तो 10 का आइटम 11 हो रहा है, तो जो परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है थर्ड स्टेज पे वो मात्र 10% का हुआ, क्योंकि 10 का आइटम 11 में गया है, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ। ये तो एक तरीका हो गया, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक ने बोला है कि 25% का इंक्रीमेंट। आपको पता होना चाहिए जब आर इफेक्टिव हम निकालते हैं तो ये एक्स जोड़ वाई जोड़ XY/100 होता है, 2 के केस में यही होता है ना। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए साइन लेके चलते हैं। तो एक ने चूंकि 25% प्रॉफिट पे, दूसरे ने 20% पे बेचा है, तो उसका क्या हो जाएगा 25 + 20 + 25 20 कितना होता है 500/100। यहाँ से आपको पता चल गया कि 50% हो गया आर इफेक्टिव। बोल के चलो ठीक, 2 का आर इफेक्टिव 50% हुआ। अब जो तीसरे का भी निकालना है, तो हमें पता है कि अभी जो आर इफेक्टिव निकालेंगे ये हमें पता है ओवरऑल 65 होना चाहिए।
तो 65 का वैल्यू कैसे आ रहा है, एक 50 है, दूसरे को आप x मान लीजिए, एंड अभी ये क्या हो गया 50x डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो 15 आ गया है, और 50x बाई 100 कितना हो जाएगा, आप देख लो, ये 1.5x आ गया है टोटल मिलकर। x का वैल्यू यहाँ से भी कितना आ गया 10, मतलब कि 10% का इंक्रीमेंट। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लो, ये वाला यूज करेंगे फिर भी चलेगा, ये वाला यूज करेंगे फिर भी चलेगा। बस यूज करने से पहले ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना है कि दोनों में से किस मेथड को यूज करें, सिलेक्शन में टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स, अच्छा रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन 1:2 है, एंड रेशियो बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल है आपका 3:4। हमें बताया नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन क्या हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है पॉलीगन का, इंटीरियर एंगल ये आपका होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 इंटू 180 डिग्री से टोटल इंटीरियर एंगल का सम होता है। अब इसको आपको n से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया ईच इंटीरियर एंगल। बात समझ गए। यहाँ पे हमें पता है कि एक n1 है और एक n2 है, और इसका जो रेशियो है 1:2 है, समझ गए। तो और इसके जो इंटीरियर एंगल का रेशियो भी दिया है 3:4, तो चलिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से हम 1:2 है तो x एंड 2x मान के चल सकते हैं। तो पहला का x है तो कितना आ जाएगा, x-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई x। इसको अगर हम 2x वाला से करें तो 2x-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2x, यही वैल्यू कितना है 3/4 का, ये तो चला जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ रहा है, ऊपर आ गया x-2, 2 ऊपर जाएगा ना, अच्छा 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, x-1 में नीचे आ जाएगा आपका x-1, और ये वैल्यू आ गया 3/4। x का वैल्यू कितना आ गया 5, तब तो 5-2 3 होगा, 5-1 4 होगा। अगर x का वैल्यू 5 आ गया है तो जो साइड का रेशियो है कितना हो जाएगा 5 and 10, हो गया 5 and 10। देखिए कितनी आसानी से हो गया। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ईच इंटीरियर एंगल का हमने फॉर्मूला बता दिया। और अगर हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल चाहिए पॉलीगन का, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, चलेगा। अच्छा एक और है, ये आपका होता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपसे पूछे किसका, ऑफ एनगॉन। एनगॉन का मतलब होता है एक पॉलीगन जिसका साइड टोटल n है, ये होता है आपका n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये याद रखिए, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अगर आपसे ये पूछे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, जब भी ईच बोले ना, ईच बोलने से पहले जरूरी है कि हर एक चीज़ इक्वल हो। तो ईच एक्सटीरियर एंगल बोलने से पहले आप ये समझ जाइए कि हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। ये आपका होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। और आप बताइए कि एक रेगुलर पॉलीगन होता है, एक होता है आइसोसेलेस नहीं, इक्विलैटरल होता है, इक्विलैटरल पॉलीगन, और एक होता है आपका इक्वी एंगुलर पॉलीगन, इक्वी एंगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब ये सारे पॉलीगन्स में डिफरेंस क्या है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। इससे हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें आपको पता है या फिर आपका इसमें कंफ्यूजन है, और ये भी पता चलेगा कि आप वीडियो को कितना सीरियसली देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 12 है। 12 आ गया इतना जल्दी, हाँ 12 आ गया। 12 में आपका कि सम है 1 पे 5 जीरो, उसको हमने बैंक से उधार लिया 7% की दर से, कंपाउंडिंग हो रहा है 2 इयर्स के लिए, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल हो गया, सीधे हम आर इफेक्टिव निकाल लेंगे। ये आपका आ जाएगा 2r प्लस r²/100। आप बोलोगे इसके पहले आप r1 प्लस r2 प्लस r1 r2 बाई 100 बोल रहे थे, यहाँ पे ऐसे कैसे हो गए, क्योंकि दोनों केस में जो रेट है वो इक्वल है, इसलिए हमने बोला। तो ये आ जाएगा आपका कितना 14.49%, समझ गए। अब जो CI आ रहा है वो कितना आएगा, इसका 14.49 करेंगे तो 14490 इतना आ जाएगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो इजी मिल रहे हैं आपको, एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको फर्स्ट को में स्किप करना था, इसको तो देखते ही मतलब कुछ सेकंड्स में आप सॉल्व कर दिए होंगे। 13 नंबर, अब जो एक क्वेश्चन तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, तो एक बार हम पढ़ लेंगे, बाद में स्किप करना है कि नहीं ये सोचना होगा। 2 पाइप है A एंड B, एक सिस्टर्न को 12.5 एंड 25 आवर्स में फिल कर सकते हैं। पाइप को ओपन किया गया है, इसके साथ ये पाया गया कि लीकेज के कारण जो टोटल टाइम लगा 1 आवर 40 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टर्न। टंकी को भरने में 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगे। बात समझ रहे हैं, जितना लगना चाहिए उससे 1 आवर 40 मिनट्स ज़्यादा लगे हैं।
अगर सिस्टर्न पूरा फुल है तो कितना टाइम लगेगा इसको 75% खाली करने में, जो लीक है उसको। तो पहले हम देख लेते हैं, ए हो गया, ए बी हो गया। ये जो है अकेला काम 12.5 आवर्स में और बी जो है 25 आवर्स में कर सकता था। दोनों मिलके देखें तो क्या होगा, और 25 अगर हम कैपेसिटी में है तो इसका 2 और इसका कितना हो जाता है 1 यूनिट हो जाता। ठीक है, अब जो इन्हें टाइम लगता है ना, इन दोनों को टाइम कितना लगता है इसको फिल करने में, एक बात बताइए। बोले कि देखो 25 फिल करना है, मिल के करेंगे तो 25/3 आ जाएगा। एक मिनट, इसको हम थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। अब 25/3 आवर्स का मतलब हो गया 8 आवर्स प्लस 1/3 आवर्स मतलब 20 मिनट्स। तो लॉजिकली 8 आवर 20 मिनट में फिल होना चाहिए था, लेकिन टाइम लगा कितना, टाइम इसमें 1 आवर एंड 40 मिनट्स ज़्यादा लगा है। 1 आवर 40 मिनट ज़्यादा लगा, इसका मतलब कितना हो गया, टोटल 10 आवर्स लग गए फिल होने में। यही बात है ना, बल्कि हाँ, अगर 10 आवर फिल होने में लग गए तो इफिशियंसी कितना हो रहा है, 25 है टोटल, 10 आवर फिल करने में लगा, 2.5 हुआ है इफिशियंसी। इसका मतलब जो लीकेज है, लीकेज का इफिशियंसी कितना हो गया, देखिए ए का इफिशियंसी 2 है, इसका 1 है, और टोटल इफिशियंसी है 2.5। पता चल गया 0.5 क्या है लीकेज का इफिशियंसी। समझ गए ना। अब आपको बताना है टाइम कितना लगेगा, किसमें टाइम, सिस्टर्न जो 25 है ना, ये पूरा नहीं भरा है, 3/4 ही हमें खाली करना है, भरा हुआ पूरा है, 3/4 खाली करना है, और इसका इफिशियंसी कितना है 1/2। तो आप देख पा रहे हो 75/2 है, जिसे हम 37.5 आवर्स बोल सकते हैं। टोटल 37.5 आवर्स लगेंगे इसको 75% सिस्टर्न को खाली करना। तो क्वेश्चन जरा सा भी कैलकुलेटिव नहीं था, रूटीन क्वेश्चन है, आप इसको स्किप ना करें, आप आसानी से कर लें। अगर ऐसे क्वेश्चन अभी स्किप करना पड़ रहा है, इसका मतलब बेसिक की कमजोरी है आप में और आप उस पर वर्क कर लें। 14 नंबर में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ना फर्स्ट गो में स्किप करके ही चलना चाहिए। क्यों, हालांकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, इसलिए आप कर पाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा डेसिमल होते हैं कि अगर फंबल कर गए तो जरा सा गड़बड़ी हो गया तो फिर चीज़ें मतलब खराब टर्न ले सकती हैं और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ना जो डेसिमल है ना, डेसिमल को निपटा देना होता है। तो कैसे करेंगे, ये देखो पहले में 10 का पावर -6 है, 10 का पावर -6 है, यहाँ पे 10 का पावर -5। तो मैं 10 के पावर -6 को कॉमन लिया, तो ये बचेगा 325 का स्क्वायर प्लस 175 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 25 इंटू 455 और 0 भी लाना पड़ेगा। नीचे अगर देखेंगे तो कितना है, 2 4 और 2 6, 6 है यहाँ पे और 6 यहाँ पे है, तो 10 का पावर -6 आ गया। ये बचेगा 5 इंटू 65 इंटू 325 और यहाँ पे है आपका 7 इंटू 175 इंटू 25, 10⁻⁻6 चला गया। न्यूमरेटर आप देखोगे, देखिए ये दोनों मिलकर 325 आ रहा है और ये दोनों मिलकर कितना गया 175, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, बोल के बिल्कुल सही। तो 325 प्लस 175 आ रहा है और यहाँ पे आएगा 325 माइनस 175, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, 175 लाने के लिए 25 को 7 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 6 42, 650 आ रहा है। 650 खुद है 2 इंटू 325, तो यहाँ पे लगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर लिखा है, 325 प्लस 175 का होल स्क्वायर, एक तो चला जाएगा। ये बचेगा कितना, और 400 500 एंड नीचे कितना हो गया आपका 0 और ये 15 तो गया 5 से 10 बार में, 5 से 3 बार में 10/3 आ गया। तो पहला पार्ट हो गया 10/3 और इधर हो गया आपका 1/3, 9/3 आ गया। 9/3 को क्या बोल सकते हैं 3, ये सिंप्लीफाई हो गया 3 आ गया। और इसका हमें क्या करना है के क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया आपका 27। हाँ 27, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। और ये है आपका 15, इसमें बोला है कि एक शॉपकीपर ने अपने जो गुड्स है उसका प्राइस 30% ज़्यादा रखा है कॉस्ट प्राइस से और 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 30% ज़्यादा रखा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कुछ फायदा हुआ होगा। अब बात क्या है कि इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट, मतलब पहले जो प्रॉफिट हो रहा है इससे भी इसे 6.5% ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो आपको बताना है कि वो कितना डिस्काउंट दे सकता है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 6.5% ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो हमें पहले का प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, तभी तो उसमें 6.5 ऐड करेंगे।
तो पहले का प्रॉफिट निकालने के लिए अगर हम कॉस्ट सेल एंड मार्क प्राइस पे जाएं तो क्या आएगा, इसमें अगर कॉस्ट प्राइस इसका 100 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, चूंकि इसने 30% ज्यादा रखा है तो ये हो गया 130। अब ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 13 रुपीज कम करके देगा, तो ये आपका 117 हो गया। यहां पे आपने देखा 17% का क्या है प्रॉफिट, तो पहले प्रॉफिट इसे 17% का मिल रहा है, न्यू प्रॉफिट कितना होगा, 6.5% ज्यादा है तो 23.5% का इसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। चलो अब देखिए, जो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस है ये तो चेंज होने से रहा, तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है ये आपको पता होगा, 100 माइनस डिस्काउंट एंड 100 प्लस प्रॉफिट होता है, ये चीजें पता होंगी। अब इसका यूज जब हम करेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट कितना है आपका 10, तो मार्क प्राइस कितना है 13, डिस्काउंट हमें निकालना है लेकिन प्रॉफिट पता है 23.5, यह आ गया 123.5, मार्कआउट करेंगे 13 9 17 से और 13 25 65, तो आप देख पा रहे हो कि 100 माइनस डी का वैल्यू कितना आ गया 95, हेंस जो डिस्काउंट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा 5%, तो 5% इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमने क्या ज़्यादा कुछ यूज किया, बोलेंगे कि नहीं, ये जो सिंपल सा रेशियो है इसका हमने यूज किया जिससे हमें डिस्काउंट मिल गया, और यहाँ पे हमने ये नॉर्मल सा रेशियो यूज किया जिससे हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपका क्लियर होगा, और आगे ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इजिली आप कर पाएंगे, और एग्जाम में डुएबल है, विद इन अ मिनट ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे तो बोला है कि 60% ऑफ अ नंबर जो है वो 120 ज्यादा है 20% ऑफ द नंबर से। ऑफ द नंबर मीन्स उसी नंबर की बात कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, ये है 60% जो नंबर है वह 120 ज्यादा है 20% ऑफ नंबर से। आपको समझना चाहिए था 60 और 20 का डिफरेंस कितना होता है, 40%, मतलब 40% का वैल्यू अगर 120 है तो 1% का 3 हो जाएगा, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। तो जो नंबर है वो हमें पता चल गया, वो क्या हो गया 300। बोला 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 होल 1/3% ऑफ द नंबर बाई। एक बात बताइए, 33 होल 1/3% से अगर आपने 28% को माइनस किया है तो क्या बचेगा, मुझे 5 होल 1/3% बचेगा, हमें इसी का वैल्यू निकालना है। ये हो गया 16/3%, तो परसेंट का मतलब कितना होता है, यहाँ पे 300 और 2200 कर देंगे तो गया गया, यहाँ आंसर आ गया 16। ये जो डिफरेंस है कितने का आ रहा है 16 का। ऐसे भी 1% का वैल्यू 3 था तो 16/3% का वैल्यू कितना होगा 16, कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन को ऐसे ही गोल गोल घुमाने की कोशिश की गई थी। 17 नंबर देखेंगे तो इसमें एक बैट्समैन 92 स्कोर करता है 15th इनिंग में, और उसका एवरेज 4 से इंक्रीज हो जाता है, तो 15th इनिंग के बाद का एवरेज क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही ईजी मेथड है, लेकिन कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में हम वो लॉजिक भूल जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें पता है कि 14th इनिंग में इसका कुछ एवरेज रहा होगा। ये जो 15th इनिंग है इसमें इस बंदे ने 92 स्कोर किया है और ए एवरेज हो गया है A+4, मतलब कि चलो कोई बात नहीं। 14th इनिंग तक अगर इसका एवरेज ए है तो टोटल स्कोर कितना था इसका 14A। 15th इनिंग में इसने 92 बनाया, अब एवरेज हो गया है 15 इनिंग का हो गया है A+4, मतलब एक इक्वेशन आ गया। 15 इनिंग को उसके एवरेज से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 14 इनिंग को एवरेज से मल्टीप्लाई किया और 15th इनिंग का जो 92 था हमने ऐड किया। यहाँ से आप देखोगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 92 में से 60 गया 32, एवरेज आपका 32 है, हमें A+4 का वैल्यू चाहिए तो 32 + 4 कितना हो गया 36। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर आप बोलोगे कि अच्छा जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है, आप ऐसे समझो, ये जो 92 इसने स्कोर किया, 92 स्कोर कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कुछ एवरेज को मेंटेन करने में गया होगा, बाकी का जो है वो एवरेज को इंक्रीज करने में गया होगा। चूंकि हमें पता है कि टोटल 15 इनिंग है और सबका एवरेज किससे बढ़ा है 4 से बढ़ा है, तो एवरेज इंक्रीज करने में कितना चला गया 15 × 4, 60 रन जो है, तो ये तो एवरेज इंक्रीज करने में चला गया। बाकी का जो बचा रन है वो एवरेज को मेंटेन करने में गया था। पहले का एवरेज कितना बचा, इसका मतलब 92 में से 60 रन तो आपने एवरेज को इंक्रीज करने में लगा दिया, तो बाकी का जो 32 बचा यही तो पहले का एवरेज रहा होगा, तो पहले का एवरेज 32 हो गया। अब आपको चाहिए A+4 या जगह 36, ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लॉजिक से अगर आप जाएंगे तो ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, अच्छा ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है।
इनफैक्ट पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका बता देते हैं, ठीक है। चलिए इस पेज पे 1 इंटू 2 दिया है ना, ये आपका 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, अच्छा आप ऐसे लिख लो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 करके ऐसा करते हैं। टोटल n टर्म्स तक हम ऐड करके बताते हैं क्या आएगा। सॉल्व करने का जो दो तरीका है, उसमें जो मेथड 1 है वो क्या बोलता है कि जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है पहले आप इसको आइडेंटिफाई करो और इसका जनरल फॉर्म लिखो। जनरल फॉर्म कैसे होगा, देखिए पहला नंबर 1 है, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, एक एक करके बढ़ रहा है। तो टी एन का मतलब होता है nth टर्म या जनरल टर्म। इसमें जो पहला नंबर है 1 2 3 करके बढ़ रहा है तो n होगा, पहला 1 दूसरा 2 तीसरा 3 ऐसे करके जा रहा है। जो दूसरा नंबर है आप देखोगे ये क्या है, पहले 2 है, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4। हम बोल सकते हैं 2 3 4, ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। पहला संख्या क्या है 2, फिर 3, फिर 4, तो इसको हम n+1 लिख सकते हैं। ऐसे देखो 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे कर करके। तो एपी है, एपी को कैसे आप लिखते हो, जैसे फर्स्ट, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ना कि कॉमन डिफरेंस 1 है तो डी का वैल्यू 1 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो ए का वैल्यू 1 आ गया। nth टर्म कैसे लिखते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 1 है, तो n-1, यहाँ से आपका n+1 आ गया। तो यही हमने करके n+1 लिख लिया। ये है nth टर्म। फिर जब आप सम लिखने जाओगे ना तो आप सिग्मा का यूज कर सकते हो। सिग्मा क्या बोलता है, ऐसा ऐसा जो टर्म है r इक्वल टू 1 टू n तक ऐड कर दो, मतलब r इक्वल टू 1 रखेंगे और ये आपका क्या होगा TR, या फिर n इक्वल टू 1 टू n लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n इक्वल टू 1 टू n लिखा, हमने TN लिखा, तो n के प्लेस पे पहले क्या लिखेंगे 1, तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 लिखेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, 3 लिखेंगे तो थर्ड टर्म आएगा, ऐसे कर करके जाएगा। समझ गए, n टर्म तक ऐड करना होता है तो TN आ जाएगा। अब जो TN का एक्सप्रेशन है ना उसको आप लिखेंगे n इक्वल टू 1 टू n, ये क्या है आपका n इंटू n+1, ये आपका आ जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू n, एक आ गया है n², दूसरा क्या आ जाएगा n। अच्छा ये जो एक्चुअल मेथड बना रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जस्ट आप जानिए इससे सॉल्व नहीं करना है आपको। n² आएगा और यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू n क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब n² का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होगा, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, n इंटू n+1 फिर 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। यह है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये आता है आपका n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, n इंटू n+1/2 को कॉमन ले लेंगे, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 को आपने कॉमन लिया, ये बचेगा 2n+1/3 और यहाँ पे बचेगा 1। तो क्या बच रहा है 2n+4/3 बच रहा है। जब 2n+4/3 बच रहा है तो 2 से मार्कट हो जाएगा तो n होगा, n+1 होगा और यहाँ पे बचेगा n+2 डिवाइडेड बाई 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, n इंटू n+1 इंटू n+2/3। अब इस आंसर का यूज करके यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए हमें पता चल गया ये होगा n इंटू n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 3। n का वैल्यू कितना है 20, ये आ गया 20 इंटू 21 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 7 बार में 144 का डबल 288, अच्छा 154 ना, इसका डबल 3080 3080 आ गया, ये वाला सही आंसर। तो ये जो हमने तरीका बताया ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का। जो दूसरा मेथड है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, उससे बहुत जल्दी आंसर आप कर पाएंगे। हमें पता है कि ये 1 इंटू 2 था, प्लस 2 इंटू 3 था, प्लस 3 इंटू 4 था, ऐसे ऐसे करके। और इसका जो nth टर्म है ये आपने लिख लिया n इंटू n+1। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो nth टर्म है ना इसको हम दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं। दो टर्म का डिफरेंस कैसे लिखना है, देखो ये n है, इसके बाद क्या है n+1, इसके बाद क्या आएगा बोलेंगे n+2। तो आपको ऐसे ही लिखना है, n लिखना है n+1। अगर nth टर्म में दो नंबर है, जैसे एक नंबर हो गया, दो नंबर हुआ, तो जब डिफरेंस लिखने जाएंगे ना तो इसमें 3 नंबर लिखना होता है आपको। एक n लिख लिया हमने, एक n+1 लिख लिया, एक इसके बाद का नंबर, इसके बाद का नंबर क्या आएगा n+2 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस, समझ गए। फिर क्या करेंगे, ये जो n इंटू n+1 है ना इसको तो लिखना है दोनों जगह, यहाँ पे भी हमने n इंटू n+1 लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है। इधर इसके बाद वाला नंबर लिखना है और इधर इसके पहले वाला लिखना है। n के पहले क्या आएगा, बोलेंगे कि n है, n+1 है, तो यहाँ पे आएगा आपका n-1। बस समझ गए, इसको ऐसे करके लिखना है।
अब चूंकि दोनों इक्वल होना चाहिए, यहां पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, n+1 और n कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एक n+2 बचेगा और -n+1 आ जाएगा। तो पता चल रहा है ना कि ये तो आ गया 3 टाइम्स n इंटू n+1 आ रहा है, समझ गए ना। लेकिन एक्चुअली में आना क्या चाहिए था, n इंटू n+1, इसलिए हम इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ गए। तो जो tn है, tn को आपने कैसे लिख दिया, 1/3 n इंटू n+1 n+2 और -n-1 n एंड n+1, ऐसे करके हमने लिख लिया tn को। लिखना मुश्किल नहीं है। अब जब आप इसका सम करने जाओगे तो सम कैसे आएगा, आपको पता है n = 1 to n जाना है, n = 1 to n, और ये 1/3 है। सेम चीज लिखिए यहाँ पे, n इंटू n+1 n+2 माइनस n-1 n और n+1, समझ गए। अब आपको क्या करना होता है, देखो ये है n के रेस्पेक्ट में बड़ा नंबर, बोलोगे कि कैसे, क्योंकि इसमें n+1 फिर n+2 है, n+2 बड़ा वाला है। ये है n के रिस्पेक्ट में छोटा नंबर, क्यों, क्योंकि n है n+1 है और ये है n-1, n-1 छोटा है, ठीक। n+1 तो दोनों में कॉमन था, n इंटू n+1। तो जो छोटा है इसमें ये लोअर लिमिट पुट कर देंगे, जो बड़ा है उसमें अपर लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये n के रिस्पेक्ट में बड़ा है तो इसमें n का वैल्यू अपर लिमिट क्या है, n पुट कर देंगे, तो n इंटू n+1 इंटू n+2/3 आ जाएगा। छोटे में यहाँ पे जब आप लोअर लिमिट क्या है 1, तो n का वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो 1-1 0 आ जाएगा ना, इसलिए सम कितना आएगा, n इंटू n+1 इंटू n+2/3। अब देख लीजिए क्या यही सम आया था, n इंटू n+1 इंटू n+2/3, मतलब क्या आया था। और यहाँ पे भी यही है आपका, इसके थ्रू हमने आंसर लाया था, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, और वो कितनी जल्दी सॉल्व होगा देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे आ जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस, ऐसे करके जा रहा है। हम क्या लिखेंगे, सीधे tn लिखेंगे, आपको बता दिया। ये है 1 2, अच्छा यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 5 होना चाहिए, माफ कीजिएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर ऐसे करके चलेगा। 1 2 3 ये n है, ये वाला क्या है 2 3 4 वाला n+1 आ गया। एक और जो टर्म है 3 4 5 वाला, इसको आप लिखेंगे तो क्या आएगा, n+2 आएगा। क्या n से टर्म में 3 टर्म है, बोले कि हाँ, तो हम जो डिफरेंस लिखेंगे 4 टर्म के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और n इंटू n+1 इंटू n+2 ये दोनों जगह होना चाहिए, यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे n इंटू n+1 इंटू n+2। और आपको क्या बताएं, जो पहले वाला नंबर है इसमें n+2 के जस्ट बाद क्या आएगा, पता चला n+3, तो हम यहाँ n+3 लिखेंगे। इसमें n के जस्ट पहले क्या आएगा, n-1, तो हम n-1 लिख देंगे। अब इसको हमें देखना है कि कितना से मल्टीप्लाई करना है, चूंकि n इंटू n+1 इंटू n+2 ये दोनों में कॉमन है, तो n+3 और n-1 का डिफरेंस 4 होता है, ये 4 टाइम्स आएगा, इसलिए हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप सम निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, आपको बता चुके हैं ना कि सम का मतलब n = 1 to n tn होगा। अब बताइए tn का मतलब यही चीज लिखना है, ये 1/4 रहेगा ही। जो n के रेस्पेक्ट में छोटा है, n के रेस्पेक्ट में छोटा ये वाला है क्योंकि इसमें n-1 आया है, n के रेस्पेक्ट में बड़ा ये वाला है क्योंकि इसमें n+3 आया है। बाकी तीनों चीजें तो दोनों में कॉमन है। n के रेस्पेक्ट में जो छोटा है उसमें लोअर लिमिट मींस n = 1 पुट करेंगे, वो n = 1 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा। तो जो बड़ा है उसमें n = 1 पुट कर देंगे, n = n पे आ जाएगा n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 -0। अब -0 लिखने की जरूरत होती नहीं है, तो आ जाएगा n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3/4। ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ हम आपको समझाने में सफल हो पाए होंगे। ये जो मेथड है ना, इसको मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं, और इससे काफ़ी शानदार क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन उन सारे शानदार क्वेश्चन का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है कि सिंपल इंटरेस्ट 986 पे सर्टेन पीरियड के लिए जो है वो 1296 पे सेम रेट से सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रेट जो कि 5% है, मतलब ऊपर भी 5% रहा होगा, और 62 कम है, तो हमें बताना कितने साल के लिए हमें दिया था। तो हमें एसआई का डिफरेंस चाहिए, SI2 माइनस SI1, और ये डिफरेंस दिया है 62। SI2 कितना है, ये आप देखिए 1296 पे 5 के रेट से n ईयर के लिए, मतलब 5n/100 है,
और ये है आपका 986 पे 5n/100 ये भी, और ये वैल्यू कितना है 62। ये जो डिफरेंस कितने का आ जाएगा अगर देखें, अच्छा 100 उधर चला जाएगा तो 6200 हो जाएगा ना। 6 में से 6 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 310 ना, 310 इंटू 5n का वैल्यू कितना आ गया 6200, गया गया 31 से 20 बार में, हेंस n का वैल्यू कितना आ गया 4, 4 साल के लिए दिया गया था। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री दिया है, tan r का वैल्यू 1/3 है। ऐसे कुछ भी कोई आराम से आप ट्रायंगल बना लो ऐसे। ये है आपका Q 90 डिग्री, ये R है, थीटा है, tan r 1/3 है तो ये 1 है, तो ये कितना होगा 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। यही बात है, √10 होगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका P। आपको चाहिए साइन P निकालेंगे तो कितना आएगा 3/√10, ये है ना 3/√10 प्लस कॉस R कितना आएगा, अगेन ये 3/√10 हो जाएगा। नीचे है साइन R का वैल्यू कितना है 1/√10, और कॉसेक P है तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा √10/3। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √10 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 3 6 3 18, ऊपर 18 आ रहा है, नीचे कितना आ जाएगा 3 - 10 ना, 3 - 10 तो -7 ना, -18/7 आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें है आपका कि एक शॉपकीपर है, उसने आर्टिकल को 4/5 ऑफ मार्क प्राइस पे बेचा है, तो इसे जो लॉस हुआ है 3 होल 1/3% का हुआ। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर वो मार्क प्राइस पे बेचे। एक बात बताइए, 3 होल 1/3%, इसका मतलब हो गया 10/3%, जिसे हम बोलेंगे तो 1/30, 1/30 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या है कि अगर इसने 3/4 ऑफ मार्क प्राइस पे बेचा है, मतलब एक कॉस्ट होगा, ये मार्क होगा, ऐसे लिख लेते हैं ना, कॉस्ट होगा और ये सेलिंग प्राइस होगा, ये मार्क प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस दोनों में आ रहा है तो हमने बीच में रखा है। सबसे पहले ये देखिए, यह जो बंदा है 4/5 ऑफ मार्क प्राइस पे बेच रहा है, 4/5 मतलब मार्क प्राइस का वैल्यू 5 है तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना होना है 4 है। इसे लॉस कितने का हो रहा है 1/30th पार्ट का, मतलब 30 के आइटम को इसे 29 में बेचना पड़ रहा है, यही है ना। अब रेशियो को सिंप्लीफाई करने तो आता है, ये 29 है तो इधर हम 29 लिख लेंगे, 4 है तो 4 है, तो हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 145। बोलना क्या चाहता है, हमें यह बताना है कि अगर उसने मार्क प्राइस पे बेचा तब इसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। मार्क प्राइस पे बेचे तो ये 145 क्या हो जाएगा आपका न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं। कॉस्ट प्राइस तो 120 ही है, इस केस में आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 यूनिट का, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25/120 इंटू 100, गया गया 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, 125 को अगर आप 6 से भाग देंगे तो 21% का अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट हो रहा है। तो जो आंसर है वो क्या आना है आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 छक्का 126 होता है। हमें नियरेस्ट इंटीजर में ही आंसर देना था। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। ये वाला पार्ट हमने कैसे लिखा, देखो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है इसको दो तरीके से हमें डील करना है। एक जो लॉस हो रहा है 10/3% का, उससे तो कॉस्ट 30 है तो सेलिंग हो जाएगा 29। दूसरा ये बोल रहा है कि मार्क प्राइस का 4/5 ही पे बेचा है आपने, तो मार्क प्राइस 5 है तो इसका 4 यूनिट क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा आपका 4 यूनिट। अब हमने पूरे रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके हमें पता चला कि मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होना चाहिए था। बस अभी बाद में आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो जो डिस्काउंट दिया नहीं तो जो मार्क प्राइस है वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 22 नंबर में क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये हमें नहीं लगता कि ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। ए बी का वैल्यू निकालना है, AQ + BQ कितना होता है A + B होल क्यूब -3AB इंटू A + B, इसका वैल्यू है 5427, तो A + B हो गया 27, फिर यहाँ पे बचेगा A + B का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 529, 27 529 होगा नहीं 6, अरे बाप रे 729 ना, 24 का 476 576, 25 का 625 729, ठीक है 49, 14 दूना 28, 4 22, फिर 4 और 28 4 32 4 3 7, ठीक है। यहाँ पे बचा है 3AB और ये वैल्यू कितना रहा 5429। अगर 5429 है तो क्या 27 से कटना चाहिए,
5427 है, माफ कीजिएगा, 9 नहीं है, 27 है। अब ये देखिए 27 दूना 54, 201 टाइम्स में कट गया। 3AB का वैल्यू कितना आ गया है, और 201 का मतलब हो जाएगा 528, 3 से करेंगे तो 8 2 10 5 15 ना, तो 3 7 51 और 1 176 आ रहा है ना AB का वैल्यू, तो 176 सही आंसर आ गया। 23 देखेंगे तो ये बोला है कि कोनिकल वेसल है, वेसल का इंटरनल रेडियस 20 सेंटीमीटर, हाइट है 27 और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अगर पानी को आपने सिलिंड्रिकल वेसल में डाला है जिसका इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो कितना हाइट तक जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम का ट्रांसफर हो रहा है, जितना वॉल्यूम पानी का कोनिकल वेसल में है उतना ही वॉल्यूम पानी का सिलिंड्रिकल वेसल में होगा। इनफैक्ट पानी को कहीं भी रखो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, इसलिए हमें दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना होगा। कोनिकल वेसल का जो वॉल्यूम है कितना होगा, ये 1/3 पाई, रेडियस कितना, इंटरनल रेडियस 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 20 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 27। अब ये सिलिंड्रिकल वेसल में जब जाएगा तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस इनका कितना है 15 का स्क्वायर, और हाइट आपको यही तो निकालना है, पाई से पाई चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो एच का वैल्यू है वो कितना आएगा, ये है 20 इंटू 20 इंटू 27 डिवाइड बाई 3 इंटू 15 इंटू 15, 5 3 15, 5 3 15, 5 का 20, 5 का 20, 3 3 9 3 27, यहाँ से आ गया है 16 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे हमें बस वॉल्यूम को प्रिजर्व करना था, तो ये क्वेश्चन तो आप कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर दिए होंगे। 24 नंबर अगर देखोगे तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया है कि इसको जॉनर बोलते हैं शायद कि कौन से लोग किस टाइप का मूवी पसंद करते हैं। 1200 लोगों ने आंसर किया है। तो अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन जो कुछ दिन हमने पहले किया था। ये है क्या कि 24% ऑफ पीपल हु वर मेल्ड द सर्वे क्वेश्चनर्स आंसर्ड द सर्वे। द सर्वे क्वेश्चनर वाज मेल्ड टू हाउ मेनी पीपल। एक बात बताइए, ये जो 1200 लोगों ने आंसर किया है, ये 1200 लोग कौन है? क्या यही 24% लोग हैं जिन्होंने आंसर किया? आंसर तो मेल तो बहुत लोगों को किया गया था, ये बस 24% लोगों ने ही आंसर किया, और ये 24% लोगों का वैल्यू है 1200। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 25 120 50, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 5000। तो जो मेल किया गया था उस टोटल 5000 लोगों को मेल किया गया था। 25 और ये आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें ये भी आपको शानदार क्वेश्चन लग रहा है, आपको स्किप करना चाहिए था। इसमें है कि 1 3 4 5 2 3 4 1 4 0 4 8 को डिवाइड किया गया एक 2 डिजिट नंबर से। 2 डिजिट पे फोकस किया गया है, नंबर का नाम है m, और हर एक केस में रिमाइंडर क्या है n। बस यहीं पे रुकना है हम। अगर आपको ये बोल दिया कि 1 3 4 5 है, इसको आपने एक नंबर m से डिवाइड किया है, कुछ क्वोशेंट आया होगा q1, रिमाइंडर है n। फिर 2 3 4 1 को डिवाइड किया m से, कुछ क्वोशेंट q2 आया होगा, रिमाइंडर है n। और फिर जो आपने 4084 को डिवाइड किया m से, क्वोशेंट q3 आया होगा, रिमाइंडर है n। हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर तीनों केस में रिमाइंडर सेम आया है, तो जब डिफरेंस को आप डिवाइड करोगे m से, तो वह उसको डिवाइड करेगा। क्योंकि जब माइनस आप करोगे, मान लेते इक्वेशन 1 2 एंड 3, 2 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो n तो कैंसिल हो जाएगा, और m का ये क्या आ जाएगा? मल्टीपल आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंस लेके चलेंगे। तो पहला एंड दूसरा का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है? 11 में से 5 गया 6, और 13 में से 4 गया 9, और ये बच जाएगा आपका 22। ये आ गया आपका 22 में से 13 गया 9, 996 आएगा। ठीक है। जो दूसरा डिफरेंस है थर्ड एंड सेकंड का, कितना आएगा? 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, और ये आपका आ गया 17, 1743 यार। अब ये जो 1743 है ना, ये आपका क्या है? डिविजिबल बाई m। अभी आपको हम बता दिए, डिविजिबल बाई m का मतलब कितना है आपका? अच्छा, m ही है। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि m एक 2 डिजिट का नंबर है, तो हमें 996 एंड 1743 का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, और ये पता करना पड़ेगा कौन सा जो 2 डिजिट का नंबर है वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले 9 9 18 6 24, 3 से कट रहा है, तो 3 से कितनी बार में जाएगा? 33 3 99, 332, 332 को बोलेंगे तो कितना आएगा? 88 गुना 4, 4 से कटेगा ना, 4 8 32 ना, 83 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 83। ठीक है, ऐसा करके आ रहा है, और 83 आपका प्राइम नंबर।
यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी 3 से कटेगा, 4 3 7 7 14 15, 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 5 15 2 17, 581 आ गया ना। और ये कितनी बार में जाएगा, 7 8 56, ये आ गया 3 इंटू 7 इंटू 83। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो नंबर दोनों में कॉमन है 2 डिजिट का, वो क्या है आपका 83। 83 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट में चले जाओगे, इसीलिए m का वैल्यू आपको मिल गया है 83। बस समझ गए। अब हमें ये पता करना है कि क्या है n का वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 4m माइनस n को आप a स्क्वायर b प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो भैया आपको n तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए 1345 जो है ना, इसको हमने 83 से डिवाइड किया। एक बार में कितना जाएगा 83, बचेगा 4 में से 3 गया 1, 13 में से 8 गया 5, 515 आ गया। कितना 6 बार में जाएगा, 70 18 48 1 49, 15 में से 8 गया 7 और 1 17 आ गया। ये आपका वैल्यू आ गया एन का। एम का वैल्यू 83 है और एन का वैल्यू कितना हो गया आपका 17। तो चलो इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। हमें पता चल गया कि जिससे हमने डिवाइड किया m वो है आपका 83, n का वैल्यू कितना है 17। अब यह है कि 4m माइनस n आपको निकालना है, तो कितना गया 4 3 12 32 1 33 में से 17 गया 315, और 315 को आप a स्क्वायर बी सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 3 8 1 9। तो पहली बात है 9 से कटेगा, 9 3 27 9 5 45, तो आ गया 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ए बी सी क्या है प्राइम नंबर, ए का वैल्यू क्या आ गया है आपका, ए का वैल्यू क्या आ गया है, हाँ ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू क्या है 5 एंड सी का वैल्यू क्या है आपका 7। अच्छा यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि ए बी एंड सी में कोई सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, बी एंड सी में सीक्वेंस नहीं दिया है कि बी 5 होगा या सी 5 होगा। तो ऐसे ही हमने जो नॉर्मल फॉर्म होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखने का, उसके नज़रिए से हमने बी को 5 एंड सी को 7 मान लिया। अब हमें ये से जस्टिफाई करना होगा। सब में देखिए 2a प्लस 3b प्लस 4c लिखा है, 2a प्लस 3b प्लस 4c। अगर हम ऐसे करेंगे कितना आएगा 6 प्लस 15 प्लस 28, ये मिलकर कितना आएगा 49, और 49 सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ये पहला आंसर हो जाना चाहिए 2a प्लस 3b प्लस 4c। अच्छा मेरा ये कहना है कि अगर हम बी एंड सी को एक्सचेंज कर दे तो क्या है, बी एंड सी को एक्सचेंज कर दे, ए को तो एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो 2a प्लस 3b प्लस 4c कितना आएगा, 2a का मतलब 6 है, 3b का मतलब हो जाएगा 21 एंड 4c का मतलब हो जाएगा आपका कितना 20, यही ना। तो कितना 21 6 27 47 आ गया, और 47 ना तो किसी का स्क्वायर है ना ही तीनों का प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब जो हमने दूसरा पॉसिबिलिटी अज्यूम किया a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 5, इससे कोई आंसर मैच किया ही नहीं किया। ठीक है, तो इसके साथ पेपर का सॉल्यूशन समाप्त होता है। पेपर काफ़ी शानदार था जैसा कि आपने देखा, और कुछ चीज़ें हमें सीखने को भी मिली। जैसे यहाँ पे हमने सीखने को मिले कि अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है डिवाइड करने से, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर से उसमें से कॉन्सिक्यूटिव का डिफरेंस ले लेंगे, और डिफरेंस जो है आपका डिवाइजर से डिविजिबल होगा। एक ये क्वेश्चन जो फर्स्ट गो में आपको स्किप करना था, और ये क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं है, ये भी खास नहीं है, ये भी खास नहीं है। हाँ इसमें हमने देखा कि कैसे सेलिंग प्राइस दो नज़रिए से लिख सकते हैं, ये भी डुएबल था और ये भी डुएबल, ये और ये वाला चीज़ हमने डिटेल में देखा है। तो इसका आप नोट बना लीजिए कैसे आप जल्दी से आंसर लिख पाओगे। इसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं, जो डिटेल में आपको हायर क्लास 12 में पढ़ना होता है ना, 12 में 11 में पढ़ना होता है। और ये वाला हमने देख लिया कि एवरेज को कैसे डील करना है। अगर शॉर्टकट नहीं है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से कर लीजिए। फिर इधर तो नॉर्मल ही था, ये वाला पार्ट भी हमने पहले हमने प्रॉफिट निकाल लिया नॉर्मल रेशियो से, फिर ये जो कॉस्ट प्राइस है मार्क प्राइस का रेशियो है उसका हमने यूज़ किया। ठीक है, तो आप देख पाए कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे थे जो हमें स्किप करने चाहिए थे, तो आपको बिना सोचे स्किप कर देना। जिसका क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा है और ऐसा लग रहा है आपको कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसको स्किप करते हुए जाएंगे। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि स्किप करने का गोल यही होता है कि जो डुएबल है ना, वो तो आपको मार्क्स मिल ही जाने चाहिए, उसमें से लॉस नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मान लो हमने क्वेश्चन ये वाला स्किप किया, जैसे 15 नंबर है स्किप किया, और 15 नंबर क्वेश्चन तो
थोड़ा टाइम देके कर ही सकते थे। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमें 1.5 मिनट्स लग रहे हैं इसमें, तो इसको हम लास्ट के लिए क्यों रख रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो क्वेश्चन अभी हो जा रहा है वो क्वेश्चन बाद में भी हो ही जाएगा, दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि स्टार्टिंग में 1.5 मिनट्स के जगह पे आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया या जो भी किया, इसमें 2 या फिर 3 मिनट्स लग गए, तो बाकी के क्वेश्चन है ना वो हैम्पर हो जाएंगे। उल्टा केस में ऐसा कुछ हैम्पर होने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इजीली होने वाला था वो आपने पहले ही कर लिया। अब जो आपके पास टाइम बचा है उसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादा टाइम ले रहे थे, या वो क्वेश्चन जिसमें कन्फ्यूजन था। तो यहाँ पे डुएबल क्वेश्चन हैम्पर होगा ही नहीं। ये चीज़ आप अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको स्किपिंग का वैल्यू पता चलेगा। तो इसी के साथ ये डिस्कशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। फायदा पहुंचा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।